डियर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्लायंस। कंप्लायंस में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन इसकी, नॉर्मल वैल्यू इंट्रा एल्व्यूलर प्रेशर में, इंट्रा प्लूरल प्रेशर में, उसकी टाइप पढ़ेंगे, 2 टाइप है, मेजरमेंट पढ़ेंगे, अप्लाइड फिजियोलॉजी, कैसे कंप्लायंस इंक्रीज होता है, कैसे कंप्लायंस डिक्रीज होता है। ओके, अब हम पढ़ते हैं कंप्लायंस की डेफिनेशन। कंप्लायंस का क्या मतलब है? कंप्लायंस का मतलब है एक्सपेंड होना, फैलना। ठीक है, ये इसका मतलब है। हमारा जो लंग्स क्या होता है? एक्सपेंड होता है, मतलब कि कंप्लायंस होता है, फैलता है। ठीक है, कंप्लायंस का ये मतलब है, बाकी दिमाग से निकाल दें। कंप्लायंस का मतलब है एक्सपेंड और स्प्रेड ऑफ द लंग इज कॉल्ड कंप्लायंस। ओके, दूसरी डेफिनेशन इसकी देखें। कंप्लायंस इज द ability of the lungs and thorax to expand। कंप्लायंस क्या एक्सपेंड होने की, अगर मैं सिंपल मतलब में इसका निकालूं तो कंप्लायंस लंग्स और थोरैक्स की एक्सपेंड की सलाहियत को कहते हैं। ठीक है, कंप्लायंस इज द एबिलिटी, कंप्लायंस एक सलाहियत को कहते हैं एक्सपेंड होने की ऑफ द लंग्स एंड थोरैक्स। ठीक है, हमारा लंग्स क्या होता है? एक्सपेंड होता है। थोरैक्स क्या होता है? एक्सपेंड होता है, तभी हम इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं कंप्लायंस। आगे हम देखते हैं थर्ड डेफिनेशन। इट इज द एक्सपेंसिबिलिटी ऑफ द लंग्स एंड थोरैक्स। फिर वही बात कर रहा है कि ये लंग्स एंड थोरैक्स की एक्सपेंसिबिलिटी का मतलब है। ठीक है, आगे हम फिर देखते हैं इसकी एक और डेफिनेशन इसके फार्मूले के मुताबिक। इट इज डिफाइन एज चेंज इन वॉल्यूम। सी है, क्या है? कंप्लायंस है। ठीक है, वी क्या है? वॉल्यूम है। पी क्या है? प्रेशर है। कंप्लायंस इज डिफाइंड एज चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर। ओके, इसका वो मतलब ये ले रहा है कि कंप्लायंस जैसे ही हम वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे कंप्लायंस इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, कंप्लायंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। कंप्लायंस इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक है, प्रेशर क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शन है कंप्लायंस की। ओके, आगे मैं अगर आपको दिखाऊं तो कंप्लायंस को हम 3 मेथड से स्टडी करें। मैं आपको समझाने के लिए 3 मेथड से फॉर एग्जांपल स्टडी करते हैं। हमारा लंग्स सिर्फ क्या इंक्रीज तो नहीं होता, हमारा लंग्स डिक्रीज भी हो सकता है। नॉर्मली जो होता है ना, हमारा नॉर्मल एक कंप्लायंस होता है, एक हमारा जब कोई डिजीज हो जाती है कंप्लायंस बढ़ जाता है तो उसको क्या कहेंगे? हाई कंप्लायंस। जब हमारा कंप्लायंस कोई डिजीज़ की, ऐसी भी डिजीज़ आती है जिसकी वजह से लो कंप्लायंस हो जाता है, वो आगे डिजीज़ हम पढ़ेंगे तो क्या होगा? लो कंप्लायंस। ठीक है, समझ आई? कंप्लायंस, नॉर्मल कंप्लायंस, हाई कंप्लायंस और लो कंप्लायंस अब हम पढ़ेंगे इसमें क्या होता है। वही मतलब कि लंग्स का ज़्यादा से ज़्यादा फैल जाना, लंग्स का कम से कम फैलना नॉर्मल से। ओके डन, ये है कंप्लायंस। अब हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डिटरमाइनिंग कंप्लायंस, मतलब कि सिग्निफिकेंस कहते हैं इंपॉर्टेंस को। कंप्लायंस की कौन सी क्वालिटीज़ हैं, कौन सी इंपॉर्टेंस हैं? डिटरमाइनिंग ऑफ कंप्लायंस इज़ यूजफुल। कंप्लायंस की पहचान एक अहमियत की हामिल है। एज इट इज़ मैयर ऑफ स्टिफनेस ऑफ द लंग्स, जैसा कि ये लंग्स की स्टिफनेस को मैयर करती है। स्टिफर द लंग्स, अगर लंग्स सख्त होगा, लेस द कंप्लायंस। इसका मतलब है अगर लंग्स की स्टिफनेस मतलब कि इलास्टिसिटी या इलास्टिन इंक्रीज हो गई है तो मतलब कि वो लंग्स कंप्लायंस उसकी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब कि वो ज़्यादा एक्सपेंड नहीं होगा। कंप्लायंस का मतलब होता है एक्सपेंड होना, एक्सपेंड नहीं होगा। अगर उसकी स्टिफनेस कहते हैं इलास्टिसिटी या इलास्टिन को, ठीक है, सख्ती को। अगर उसकी सख्ती इंक्रीज होगी लंग्स की तो ज़ाहिर मतलब है वो एक्सपेंड नहीं होगा, मतलब कि उसकी कंप्लायंस डिक्रीज हो जाएगी। अगर कंप्लायंस डिक्रीज हो गई है तो मतलब कि स्टिफनेस, इलास्टिसिटी, इलास्टिन इंक्रीज हो गई है। दूसरी तरफ हम अगर करें, अगर स्टिफनेस डिक्रीज हो गई है, इलास्टिसिटी या इलास्टिन डिक्रीज हो गई है तो कंप्लायंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ओके, इलास्टिसिटी, इलास्टिन ये दोनों अपोजिट हैं कंप्लायंस के। ओके, लंग्स स्टिफर क्यों होगा? ड्यू टू इलास्टिसिटी या इलास्टिन की वजह से। और कंप्लायंस कैसे कहते हैं? एक्सपेंड को। ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पहले इलास्टिस की डेफिनेशन। इलास्टिस कहते हैं एबिलिटी ऑफ लंग्स टू गो बैक द ओरिजिनल शेप। एबिलिटी ऑफ द लंग्स टू गो बैक द ओरिजिनल शेप। जब हम किसी चीज को, रबड़ है, उसको हम स्ट्रेच करते हैं, दोबारा वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आने की कोशिश करता है, इसे कहते हैं इलास्टेंस।
ओके। अलास्टेंस, अलास्टेंस कहते हैं रिकॉइल ऑफ द लंग्स, लंग्स का सिकुड़ जाना, ठीक है। अलास्टेंस, जब हम रबड़ को खींचते हैं तो रबड़ दोबारा अपनी पोजीशन में वापस आता है, तो वो रबड़ की अलास्टेंस है, ठीक है। एबिलिटी ऑफ द लंग्स टू गो बैक द ओरिजिनल शेप, इसी तरह लंग्स जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो फूलते हैं, एक्सपिरेशन करते हैं तो दोबारा सिकुड़ते हैं। ये जो दोबारा सिकुड़ना है इसे कहते हैं अलास्टेंस, इसी को कहते हैं एबिलिटी ऑफ द लंग्स गो बैक टू द ओरिजिनल शेप, ठीक है। कंप्लायंस क्या है? कंप्लायंस एक तो होता है नॉर्मल कंप्लायंस, नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, ठीक है, ये नॉर्मल कंप्लायंस है। लेकिन कुछ कंडीशन में, पैथोलॉजिकल कंडीशन में कंप्लायंस हाई कंप्लायंस हो जाता है, कंप्लायंस एक्सपेंड हो जाता है, जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है या जरूरत से ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं किस कंडीशन में जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, किस कंडीशन में जरूरत से कम डिक्रीज हो जाता है। एम्फीसीमा में जरूरत से ज्यादा कंप्लायंस बढ़ जाता है और फाइब्रोसिस में, ठीक है, फाइब्रोसिस में जरूरत से ज्यादा कम हो जाता है, साइज इसका डिक्रीज हो जाता है। अब हम इसको पढ़ते हैं फार्मूले को और उसकी मदद से हम पढ़ते हैं कैसे एम्फीसीमा होता है, कैसे फाइब्रोसिस होता है, ओके। या अब हम ये भी कह सकते हैं कि हम कंप्लायंस में क्या पढ़ेंगे, एक्सपेंसिबिलिटी, लंग्स का एक्सपेंड हो जाना, या स्ट्रेचेबिलिटी, लंग्स का कंट्रैक्ट हो जाना जरूरत से ज्यादा पैथोलॉजिकल कंडीशन में। नॉर्मल कंप्लायंस एक्सपेंड, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन में नॉर्मल रहता है, ठीक है। इसमें हम पैथोलॉजिकल कंडीशन पढ़ेंगे, एक्सपेंसिबिलिटी, स्ट्रेचेबिलिटी, ठीक है, कंप्लायंस की। कंप्लायंस क्या होता है, या तो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है या जरूरत से ज्यादा कंट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, या जरूरत से ज्यादा इंक्रीज हो जाता है या जरूरत से ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। कंप्लायंस है ये। जरूरत से ज्यादा इंक्रीज होता है एम्फीसीमा में, जरूरत से ज्यादा डिक्रीज होता है फाइब्रोसिस में। क्यों एम्फीसीमा में जरूरत से ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, फाइब्रोसिस में क्यों डिक्रीज होता है, ये अब हम देखते हैं, ओके। अब हम पढ़ते हैं फार्मूला किसका, कंप्लायंस का और एलास्टेंस का, जिसे एलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। कंप्लायंस का फार्मूला देखते हैं, डेल्टा वी बाई डेल्टा पी। डेल्टा वी क्या है, वॉल्यूम है, डेल्टा पी क्या है, प्रेशर है, ठीक है। डेल्टा वी मतलब कि चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी कंप्लायंस के, एंड डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू कंप्लायंस। अगर हम सिंपल मतलब इसका निकालें कि जब हम कंप्लायंस इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, जब हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो कंप्लायंस इंक्रीज होगा। ये किस चीज का कंप्लायंस हम निकाल रहे हैं, लंग्स और चेस्ट वाल का। लंग्स को हम क्या कहते हैं, लंग्स को हम कहते हैं ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर। ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर क्या हम पीछे पढ़ चुके हैं, एल्वियोलर प्रेशर माइनस इंट्रापल्यूलर प्रेशर। और ये जो चेस्ट वाल है इसको कहते हैं ट्रांसथोरेसिक प्रेशर। ट्रांसथोरेसिक प्रेशर क्या क्या मतलब है, इंट्राप्लूरल प्रेशर। इंट्राप्लूरल प्रेशर कहाँ होता है, ये होता है प्लूरल कैविटी में, प्लूरल स्पेस में, विसरल और पैराइटल लेयर की, ठीक है। और ये जो ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर होता है, ये जो एल्वियोलस का प्रेशर होता है इसको माइनस करता है इंट्राप्लूरल प्रेशर से, ये जो थोरेसिक कैविटी में है, ठीक है। आगे हम देखते हैं इलास्टिसिटी, डेल्टा पी बाई डेल्टा वी। इलास्टिसिटी क्या चीज है, आप देखें, जैसे ही हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे इलास्टिसिटी इंक्रीज होगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शन है, इलास्टिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। डेल्टा वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू इलास्टिसिटी, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जैसे ही हम वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे इलास्टिसिटी डिक्रीज होगी, जैसे ही हम इलास्टिसिटी इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये कंप्लायंस और इलास्टिसिटी दोनों अपोजिट चीजें आई, ठीक है ना। इसी तरह हमने इसमें कहा था कि जैसे ही हम कंप्लायंस डिक्रीज करेंगे स्टिफनेस इंक्रीज होगी। स्टिफनेस किसे कहते हैं, इलास्टेंस को कहते हैं, क्योंकि जैसे ही हम रबड़ को खींचते हैं वो दोबारा अपनी पोजीशन पे वापस आने की कोशिश करता है, इलास्टेंस शो करता है, ठीक है, ओके, समझ आई। आगे हम इसको रिलेट करते हैं डिजीज से। अब यहां एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट थिंग्स अफेक्ट कंप्लायंस नॉर्मली, कौन सी चीजें हैं जो कंप्लायंस को आमतौर पर अफेक्ट करती हैं। नंबर 1 इलास्टिसिटी ऑफ लंग्स, नंबर 2 सरफेस टेंशन, नंबर 3 इलास्टिसिटी ऑफ चेस्ट वॉल, ओके डन। अब हम कंप्लायंस को रिलेट करते हैं लंग डिजीज के साथ कि कैसे हम लंग डिजीज में हवा इनसाइड नहीं कर सकते और आउटसाइड नहीं कर सकते, किन डिजीज की वजह से। पहले आती है ऑब्स्ट्रक्टिव, वो डिजीज जिसकी वजह से हम हवा बाहर नहीं निकाल सकते, कैन नॉट गेट द एयर आउट इन ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज। और रिस्ट्रिक्टिव डिजीज में वी कैन नॉट गेट द एयर इनसाइड, हम
हवा को अंदर नहीं ले सकते। पहले पढ़ते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। नंबर 1 अस्थमा, नंबर 2 में आता है COPD में 2 डिजीजें आती हैं, कौन सी? ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा। नंबर 4 पे हम देखते हैं ब्रोंकीएक्टेसिस, इसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाती है, ठीक है, ब्रोंकियोलाइटिस। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में हम पढ़ेंगे एम्फीसीमा को, ठीक है। आगे हम जाते हैं रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में हम जो डिजीज पढ़ेंगे वो है पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ठीक है, एडिनोपैथी पल्मोनरी फाइब्रोसिस, IPF। आगे आ जाता है सार्कोइडोसिस। आगे हम पढ़ेंगे न्यूमोकोनियोसिस, ओके, इसमें आ जाता है एस्बेस्टोसिस और सेलिकोसिस, ठीक है। और नंबर 4 पे इसमें हम जो पढ़ेंगे हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, ओके। अब हम पढ़ते हैं एम्फीसीमा। एम्फीसीमा में इलास्टिक रिकॉइल क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? ड्यू टू डिस्ट्रक्शन और या डैमेज ऑफ द इलास्टिक फाइबर। हम जानते हैं कि हमारे एल्वियोलस में क्या होते हैं? बहुत सारे इलास्टिक फाइबर होते हैं। इलास्टिक फाइबर क्या करते हैं? हमारे लंग्स को रिकॉइल करते हैं, सिकुड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इलास्टिक फाइबर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलैप्सिंग ऑफ द लंग्स। कोलैप्स करना मतलब कि सिकुड़ते हैं उसको, उसका साइज डिक्रीज करते हैं, क्योंकि वो इंक्रीज हो गया है ना साइज, तो डिक्रीज करते हैं इलास्टिक फाइबर, ठीक है। इन एम्फीसीमा, एम्फीसीमा में क्या होता है? और इन स्मोकर पर्सन जो सिगरेट पीता है उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि ये जो इलास्टिक फाइबर ऑफ द लंग्स इज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये जो इलास्टिक फाइबर है जो लंग्स को कोलैप्स करने में, सिकुड़ने में हेल्प करते हैं। व्हेन इलास्टिक फाइबर आर डिस्ट्रॉय, क्या होगा? व्हाट हैपेंड? ये जो इलास्टिसिटी ऑफ द लंग्स क्या होगी? अलास्ट हो जाएगी, गुम हो जाएगी। व्हेन नो इलास्टिक रिकॉइल, जब इलास्टिक रिकॉइल ही नहीं होगी, नो कोलैप्सिंग फोर्स नहीं होगी, मतलब कि नो कोलैप्सिंग फोर्स होगी, लंग्स विल बी मोर स्ट्रेचेबल, लंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल हो जाएंगे। स्ट्रेचेबल का मतलब है कि फेफड़ों का साइज इंक्रीज हो जाएगा। ये जो हमारे लंग्स हैं इनका साइज इंक्रीज हो जाएगा। जैसे लंग्स का साइज इंक्रीज होगा वो एक्सपेंड होंगे, यही मतलब है ना स्ट्रेचेबल का, एक्सपेंड होना, मतलब कि कंप्लायंस इंक्रीज हो गया है। इस केस में क्या हो जाएगा? इन एम्फीसीमा में क्या हो जाएगा? कंप्लायंस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जब लंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल हो जाएंगे, कंप्लायंस भी इंक्रीज हो जाएगा एम्फीसीमा में, ठीक है। नो इलास्टिक फाइबर, नो रिकॉइल फोर्स, गिव प्रेशर टू लंग्स, मोर स्ट्रेचेबिलिटी इंक्रीज, लंग्स मोर कंप्लायंस, ओके, डन। अब हम पढ़ते हैं फाइब्रोसिस। कौन सी फाइब्रोसिस? पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ठीक है। In pulmonary fibrosis, elastic recoil increase due to accumulation of elastic fiber। अब क्या होता है? ये जो हमारी एल्वियोलस है, ये आप देखें, इसमें बहुत सारे ये देख रहे हैं इलास्टिक फाइबर क्या हुए हैं? अकामुलेट हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है। जैसे ही बहुत सारे इलास्टिक फाइबर इकट्ठे हो जाएं तो क्या होगा? डिपॉजिट हो जाए इन द एल्वियोलस इलास्टिक फाइबर, तो क्या होगा? वी कैन नॉट स्ट्रेच द लंग, हम लंग्स को स्ट्रेच नहीं कर सकेंगे, मतलब कि एक्सपेंड नहीं कर सकेंगे। जब हम लंग्स को एक्सपेंड नहीं कर सकेंगे तो हम इंस्पिरेशन नहीं कर सकेंगे, मतलब कि ऑक्सीजन इनटेक नहीं कर सकेंगे, तो क्या होगा? सो इन केस ऑफ पल्मोनरी फाइब्रोसिस कंप्लायंस डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज तो होता है एक्सपेंड से, जब एक्सपेंड ही नहीं हो रहे, इलास्टिक फाइबर इकट्ठे हो गए हैं तो वो डिक्रीज हो गया है, ठीक है। हम जानते हैं कि वी कैन नॉट स्ट्रेच द लंग्स, हम लंग्स को स्ट्रेच नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से हम सांस नहीं ले सकेंगे। इलास्टेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इलास्टिक रिकॉइल क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि लंग्स हमेशा कोलैप्शन में रहेंगे। कोलैप्सिंग टेंडेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इलास्टिक फाइबर इकट्ठे हो गए हैं, उन्होंने इस जगह को क्या कर दिया है? स्क्वीज कर दिया है, पतला कर दिया है, ठीक है। और बहुत सारे फाइबर इकट्ठे हो गए हैं, जिसकी वजह से ये जो एल्वियोलस में ऑक्सीजन आनी थी कम आएगी, ठीक है। कोलैप्सिंग टेंडेंसी भी इंक्रीज हो गई है। इन केस ऑफ फाइब्रोसिस कंप्लायंस डिक्रीज हो गया है, क्योंकि हम एल्वियोलस को एक्सपेंड नहीं कर सकते। अब हम जानते हैं कि जो इलास्टिक फाइबर है वो भी इंक्रीज हो गया है, इलास्टिक रिकॉइल भी इंक्रीज हो गया है। जो हमने गिवन प्रेशर दिया था, लंग्स नॉट स्ट्रेचेबल, ठीक है, लंग्स स्ट्रेच नहीं करेगा, सो लंग्स कंप्लायंस विल बी डिक्रीज, ओके। अब हम पढ़ते हैं नॉर्मल वैल्यू ऑफ कंप्लायंस। इसका मतलब है कि जब हम हवा इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं,
तो हमारा लंग्स कितना कंप्लायंस करता है, कितना एक्सपेंड करता है। कंप्लायंस इज एक्सप्रेस बाय टू वे, ये टू वे है। नंबर 1 इन रिलेशन टू इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर, मतलब कि जो हमने हवा ली है वो जो इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर जनरेट हुआ है, हवा एल्वियोलस में आई है तो एक प्रेशर जनरेट हुआ है। नंबर 2 इन रिलेशन टू इंट्रा प्लूरल प्रेशर, जो हमारा प्लूरल प्रेशर था उसमें कितना प्रेशर जनरेट हुआ है, ठीक है, जब हमने हवा इनटेक की है। ठीक है। नंबर 1 पढ़ते हैं कंप्लायंस इन रिलेशन टू इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर, वो प्रेशर जो हमारे एल्वुलाई के अंदर है। ठीक है, हमने बाहर से जब एयर इनटेक की है, कितने 1 सेंटीमीटर। वो कहता है कंप्लायंस इज द वॉल्यूम इंक्रीज इन लंग्स, कहता है कंप्लायंस उसको कहते हैं जब हमारे लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होता है पर यूनिट इंक्रीज इन इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर। हमारा इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर कितना है 760 mmHg, बाहर एटमॉस्फेरिक का प्रेशर कितना है 760 mmHg, दोनों इक्वल हैं तो इसे 1 ATM कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कंप्लायंस ऑफ लंग्स एंड थोरेक्स टुगेदर। थोरेक्स कहता है चेस्ट को, ये छाती को, थोरेक्स। ठीक है, अगर हम 1 सेंटीमीटर H2O प्रेशर इंक्रीज करें तो हमारे लंग्स और थोरेक्स में कितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा, कितना एक्सपेंड होगा हमारा थोरेक्स, लंग्स कितना एक्सपेंड होगा, वो एक्सपेंड होगा 130 मिलीलीटर। ठीक है। नंबर 2 कंप्लायंस ऑफ लंग्स अलोन, सिर्फ हम लंग्स को एक्सपेंड करें 1 सेंटीमीटर H2O प्रेशर देके तो वो कितना होगा 220 मिलीलीटर। ओके, एक्सपेंड होगा हमारा लंग्स। डन। नंबर 2 कंप्लायंस इन रिलेशन टू इंट्राप्लूरल प्रेशर। इंट्राप्लूरल प्रेशर वो होता है जो हमारी प्लूरल कैविटी में होता है, विसरल और पैराइटल लेयर के दरमियान में जो स्पेस होती है प्लूरल स्पेस, वहां होता है इंट्राप्लूरल प्रेशर। अब कहता है कंप्लायंस इज द वॉल्यूम इंक्रीज इन लंग्स, वो कहता है भी कंप्लायंस जब हमारा लंग्स एक्सपेंड करता है तो हमारा कंप्लायंस भी इंक्रीज होता है। डिक्रीज इन इंट्राप्लूरल प्रेशर, हमारा जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है डिक्रीज करे। ठीक है, अब हम देखते हैं नंबर 1 कंप्लायंस ऑफ लंग्स एंड थोरेक्स टुगेदर। अगर हम कंप्लायंस एंड लंग्स थोरेक्स टुगेदर हम करें 1 सेंटीमीटर H2O प्रेशर हम दें तो 100 मिलीलीटर ऑफ हमारा लंग्स एंड थोरेक्स इंक्रीज होगा इन केस ऑफ इंट्राप्लूरल प्रेशर में। और नंबर 2 कंप्लायंस ऑफ लंग्स अलोन, अगर हम अकेले में, अलोन अकेले को कहते हैं, अगर हम इंक्रीज करना चाहें 1 सेंटीमीटर H2O प्रेशर दें तो हमारा लंग्स कितना एक्सपेंड होगा 200 मिलीलीटर हमारा लंग्स एक्सपेंड होगा हम जब एयर इंटर करेंगे लंग्स में। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं हाउ एवर ताहम इफ लंग्स कुड बी रिमूव फ्रॉम थोरेक्स आना, अगर हम लंग्स को छाती से रिमूव कर दें द एक्सपेंसिबिलिटी, एक्सपेंसिबिलिटी कहते हैं एक्सपेंड करने को लंग्स की, उसे कंप्लायंस कहते हैं। आना कंप्लायंस ऑफ द लंग्स अलोन विल बी डबल, वो कहते हैं अगर लंग्स को हम छाती से रिमूव कर दें तो जो हमारा लंग्स है उसका कंप्लायंस एक्सपेंसिबिलिटी डबल हो जाएगी। इट इज बिकॉज ऑफ द अब्सेंस ऑफ इनर्शिया एंड रिस्ट्रिक्शन एक्सक्रीटेड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ द थोरेक्स केज। ये किस वजह से होगा, जो हमारी ग्रेविटी है वो खत्म हो जाएगी लंग्स के ऊपर। नंबर 2 हमारे जो लंग्स के अंदर रिस्ट्रिक्शन थी उसको महदूद करने की, वो खत्म हो जाएगी, विच इंटरफेयर विद द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स। ये जो ग्रेविटी थी और रिस्ट्रिक्शन थी ये इंटरफेयर, मुदाखलत कर रही थी इसकी एक्सपेंशन में, वो खत्म हो जाएगी तो लंग्स डबल एक्सपेंड हो जाएगा। ओके, अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ कंप्लायंस। कंप्लायंस की कितनी टाइप है, 2 टाइप है, स्टैटिक कंप्लायंस, डायनेमिक कंप्लायंस। स्टैटिक कहते हैं रेस्ट को, डायनेमिक कहते हैं मोशन को। पहले हम पढ़ते हैं स्टैटिक कंप्लायंस। नंबर 1 स्टैटिक कंप्लायंस, रेस्ट कंडीशन में जो कंप्लायंस हम ना इंस्पिरेशन ना एक्सपिरेशन कर रहे होते हैं, जो रेस्ट कंडीशन में कंप्लायंस होता है उसे स्टैटिक कंप्लायंस होता है। जब हमारे लंग्स एक्सपेंड नहीं हो रहे होते, ना इंक्रीज हो रहे होते हैं ना डिक्रीज हो रहे होते, मतलब उस वक्त हमारा ना कंप्लायंस इंक्रीज हो रहा होता है ना डिक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, स्टैटिक कंप्लायंस इज द कंप्लायंस मेजर अंडर स्टैटिक कंडीशन। रेस्ट कंडीशन में हमने मेजर करना है कंप्लायंस को, उस वक्त रेस्ट कंडीशन में कंप्लायंस कितना होगा बाय मेजरिंग प्रेशर एंड वॉल्यूम। हम प्रेशर और वॉल्यूम को मेजर करके हमने स्टैटिक कंप्लायंस रेस्ट कंडीशन में मेजर करना है व्हेन ब्रीदिंग डज नॉट टेक प्लेस, उस वक्त जब हम सांस नहीं ले रहे होते। आगे वो बात करता है स्टैटिक कंप्लायंस
is the pressure required to overcome the elastic resistance of the respiratory system for a given tidal volume under zero flow कंडीशन, मतलब कि स्टैटिक कंडीशन में। इसमें वो बात करता है जब रेस्ट कंडीशन होती है, जब जीरो फ्लो होता है, तो ये जो हमारा टाइडल वॉल्यूम है इसको अगर हम मानते हुए ये जो स्टैटिक कंप्लायंस है, मतलब कि रेस्ट हालत में कितना प्रेशर रिक्वायर होगा इलास्टिक रेजिस्टेंस पर काबू पाने के लिए, क्योंकि कंप्लायंस तो एक्सपेंड करता है, इलास्टिक रेजिस्टेंस क्या करती है, उसे कोलैप्स करवाती है। ठीक है, तो वो कहता है कितना प्रेशर रिक्वायर होता है उसको कोलैप्स से बचाने के लिए। ठीक है, ये बात वो कर रहा है। नंबर 2, डायनामिक कंप्लायंस। डायनामिक कंप्लायंस का क्या मतलब है? जब हम इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कर रहे होते हैं उस दौरान हम मेजर करना है कि हमारा कंप्लायंस कितना है। ठीक है, डायनामिक कंप्लायंस इज द कंप्लायंस मेजर ड्यूरिंग डायनामिक कंडीशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ठीक है, जब हम एयर का फ्लो इन एंड आउट कर रहे होते हैं, डायनामिक कंप्लायंस इसे कहते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक कंप्लायंस वर्सेस डायनामिक कंप्लायंस इन हेल्दी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पेशेंट को हम कह सकते हैं जिस पे वर्क करना हो। देयर इज ए लिटिल डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक कंप्लायंस। थोड़ा सा डिफरेंस है। इन पेशेंट विद स्टिफन लंग्स, अगर एक पेशेंट आता है उसका लंग स्टिफनेस है, द डायनामिक कंप्लायंस डिक्रीज, डायनामिक कंप्लायंस तो डिक्रीज हो जाएगा। वाइल लिटिल चेंज अकर इन स्टैटिक कंप्लायंस, स्टैटिक कंप्लायंस में थोड़ी सी चेंज आएगी लेकिन कंप्लायंस बिल्कुल डिक्रीज नहीं होगा, लेकिन डायनामिक कंप्लायंस बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कंप्लायंस ऑफ लंग्स। हम जानते हैं टू एक्सटेंड टू विच लंग्स विल बी एक्सपेंड फॉर ईच यूनिट इंक्रीज इन ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। वो कहता है अगर हम लंग्स को एक्सटेंड करें तो वो कितना एक्सपेंड होगा हर यूनिट में इन ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर में। ठीक है, आगे वो फिर बात करता है अगर 1 सेंटीमीटर H2O प्रेशर अप्लाइड करें तो लंग्स का कंप्लायंस कितना इंक्रीज होगा, 200 मिलीलीटर पर सेंटीमीटर H2O प्रेशर तक इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर हम 1 सेंटीमीटर H2O ऑफ ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर अप्लाइड करें या 1 सेंटीमीटर H2O प्रेशर अप्लाइड करें तो हमारा जो कंप्लायंस है लंग्स की वो कितनी इंक्रीज होगी, 200 मिलीलीटर पर सेंटीमीटर H2O प्रेशर। यही नॉर्मल कंप्लायंस की वैल्यू है, 200 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर H2O। ये हर बुक में डिफरेंस होती है, ये मैं कंप्लायंस की बात कर रहा हूं। पीछे जो मैंने बात की थी वो किसी और बुक में थी। ठीक है, नॉर्मली ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर कहां से कहां मूव करता है ये हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन इधर आया तो हम दोबारा पढ़ते हैं। -5 स्टार्ट ऑफ इंस्पिरेशन है ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर की और एंड ऑफ एक्सपिरेशन -7.5 है, तो दोनों में डिफरेंस कितना है, 2.5 सेंटीमीटर H2O प्रेशर है। ठीक है, अब 2.5 सेंटीमीटर H2O ऑफ ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर है। ठीक है, कितना ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर है, 2.5 सेंटीमीटर H2O ऑफ ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर है। हाउ मच लंग्स इज एक्सपेंडेड एट 2.5 सेंटीमीटर H2O ऑफ ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। वो कहता है भी 2.5 सेंटीमीटर ऑफ ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर पे लंग्स कितना एक्सपेंड हुआ है, इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम, जितना टाइडल वॉल्यूम है उतना एक्सपेंड हुआ है। टाइडल वॉल्यूम कितना है, 500 है। डिवाइड कर दें हमें पता चल जाएगा भी 500 डिवाइडेड बाई 2.5 इज इक्वल टू 200 मिलीलीटर पर सेंटीमीटर H2O प्रेशर कंप्लायंस का निकल आया जैसे हमने डिवाइड किया है। ओके, डन। फैक्टर अफेक्टिंग कंप्लायंस, दो तरह के फैक्टर होते हैं जो कंप्लायंस पे अफेक्ट करते हैं। नंबर 1 इलास्टिक रिकॉइल फोर्स ऑफ द लंग्स, इसे कहते हैं इलास्टिक फोर्स ऑफ द लंग्स भी कहते हैं। नंबर 2 है सरफेस टेंशन। ठीक है, अब हम देखते हैं ये किस तरह अफेक्ट करते हैं। जब हमारे एल्वुलाई का साइज छोटा होता है तो ये दोनों फोर्सेज इलास्टिक रिकॉइल फोर्स ऑफ द लंग्स और सरफेस टेंशन इनका ग्रेटली अफेक्ट होता है एल्वुलाई के ऊपर। ये हर वक्त एल्वुलाई को कंट्रैक्ट स्टेट में रखती हैं, किंग स्टेट भी इसी कहते हैं। जब हमारे एल्वुलाइज का साइज छोटा होता है और एक दूसरे के ऊपर हमारे जो इलास्टिक फाइबर चढ़े हुए होते हैं, इस स्टेट को कहते हैं किंग स्टेट। ठीक है, जब हमारा एल्वुलाई एक्सपेंड करता है तो क्या होता है, ये किंग स्टेट खत्म हो जाती है और हमारे एल्वुलाई एक्सपेंड हो जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या होता है, इलास्टिक एंड कोलिजन फाइबर और मोर इलास्टिकली कंट्रैक्ट इन किंग स्टेट। ठीक है, और दूसरा है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन किस वजह से होती है, जब लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होते हैं, एयर और वाटर के मॉलिक्यूल
आपस में एक फोर्स डेवलप करता है जिसे कहते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, जब एल्वेलाई का साइज छोटा होता है तो सरफेस टेंशन हाई होती है। ठीक है, जब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होंगे तो सरफेस टेंशन भी कम होगी। एक और क्वेश्चन है भाई, जो एल्वेलाई का साइज है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन छोटा होता है या ड्यूरिंग एक्सपिरेशन छोटा होता है? तो भाई जब इंस्पिरेशन स्टार्ट होती है तो एल्वेलाई का साइज छोटा होता है, इसी वजह से उसके ऊपर सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होती है और इलास्टिक रिकॉइल फोर्स भी ज़्यादा होती है। जब वो एक्सपेंड हो जाता है तो इलास्टिक रिकॉइल फोर्स भी डिक्रीज हो जाती है, सरफेस टेंशन भी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, वाई सलाइन फिल लंग्स आर इजी टू एक्सपेंड? वो कहता है भाई जिस लंग्स के अंदर हम सलाइन फिल कर दें, भर दें, तो वो आसानी से क्यों एक्सपेंड हो जाता है। अब हम देखते हैं सलाइन फिल लंग में क्या एयर फ्लूइड इंटरफेरेंस कैसे होती है। हम जानते हैं कि नीचे फ्लूइड होता है, ऊपर एयर होती है। जब हम एयर को रिमूव कर दें तो सरफेस टेंशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि एयर और फ्लूइड के आपस के मिलाप से क्या प्रोड्यूस होती है, सरफेस टेंशन प्रोड्यूस होती है। इसी तरह अगर हम एक गुब्बारा लें तो उसमें सिर्फ हम वाटर फिल कर दें तो क्या इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगी? भाई इंटरफेरेंस प्रोड्यूस नहीं होगी। जब इंटरफेरेंस प्रोड्यूस नहीं होगी तो लंग्स क्या कोलैप्स करेंगे? क्या गुब्बारा कोलैप्स करेगा? भाई गुब्बारा कोलैप्स नहीं करेगा, वो हमेशा एक्सपेंड हालत में रहेगा, क्योंकि उसमें तो सिर्फ वाटर है। सिर्फ वाटर से तो कोलैप्स नहीं कर सकता, एयर भी होनी चाहिए ना। एयर के मॉलिक्यूल आपस में इंटरफेस करते हैं, क्या करता है, मिलाप करते हैं, जिसकी वजह से फोर्स जनरेट होती है, जिसकी वजह से हमारे एल्वेलाई कोलैप्स होते थे। ठीक है, इसी तरह गुब्बारा भी तब हमारा उसके मॉलिक्यूल कोलैप्स करेंगे जब उसमें एयर आएगी। ठीक है, समझ आई? कहता है वाई सलाइन फिल्ड लंग्स आर इजिली टू एक्सपेंड? वो क्यों इजी टू एक्सपेंड होते हैं? क्योंकि उसमें सिर्फ क्या होता है, सलाइन फिल्ड होती है, एयर नहीं होती। ठीक है, सरफेस टेंशन इज बिकॉज ऑफ एयर फ्लूइड इंटरफेरेंस। सरफेस टेंशन कैसे प्रोड्यूस होती है? एयर और फ्लूइड दोनों के इंटरफेस से प्रोड्यूस होती है। वी रिमूव दिस इंटरफेस बाई फिलिंग लंग्स विद सलाइन। हम क्योंकि इंटरफेस को रिमूव कर दिया है, वो आपस में जो इसका मिलाप था उसको रिमूव कर दिया है, कंट्रैक्शन वाले को, मिलाप को, क्योंकि हमने सलाइन फिल कर दिया लंग्स में। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन ऑन कंप्लायंस, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा और कंप्लायंस पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। देन कंप्लायंस विल बी इंक्रीज। तो ज़ाहिर बात है कंप्लायंस डिक्रीज कैसे होगा? कंप्लायंस तो तभी डिक्रीज होगा ना जब उसमें इलास्टिक फाइबर होंगे, सरफेस टेंशन होगी, वो लंग्स को और कंप्लायंस को डिक्रीज कराती है। जब वो होगी नहीं तो कंप्लायंस इंक्रीज होगा, और कंप्लायंस इंक्रीज होगा तो लंग्स एक्सपेंड हालत में होंगे। ओके, अब हम इस ग्राफ को देखते हैं। एक सलाइन फिल लंग्स है, एक एयर फिल लंग्स है। पहले हम देखते हैं अगर हम 0.25 लंग्स का वॉल्यूम अचीव करना हो तो हमें कितना प्रेशर देना पड़ेगा सलाइन फिल लंग्स में लंग्स को एक्सपेंड करने के लिए, और एयर फिल लंग्स में लंग्स को एक्सपेंड करने के लिए। पहले देखते हैं एयर फिल लंग्स में। एयर फिल लंग्स में हमने दिया है -6.5 दिया है इंस्पिरेशन पे, तो तब जाके हमने 0.25 अचीव किया है, और एक्सपिरेशन पे हमने 5.5 दिया है, तो तब जाके 0.25 हमने लंग्स का वॉल्यूम अचीव किया है। अब आ जाए सलाइन पे। सलाइन पे अगर देखें तो हमने -2 दिया है, तो हमने इतना ही लंग्स का वॉल्यूम अचीव कर लिया है। ठीक है, ओके, 0.25 लंग्स का वॉल्यूम अचीव करने के लिए हमने इंस्पिरेशन पे कितना प्रेशर अप्लाई किया था? -6.5 का प्रेशर अप्लाई किया था। एक्सपिरेशन पे कितना किया था? -5.5 का किया था। और सलाइन फिल पे हमने कितना किया था? -2 का प्रेशर अप्लाई किया था, तो हमने 0.25 लंग्स का वॉल्यूम अचीव कर लिया था। कितना प्रेशर दे के? -2 पे। यह प्लूरल प्रेशर। ठीक है, तो ये सलाइन फिल में क्यों हमने इतने जल्दी -2 पे क्यों अचीव कर लिया है? ये हमने इस वजह से किया है कि इसमें सरफेस टेंशन नहीं है। सरफेस टेंशन होती है एयर और फ्लूइड की वजह से। इसमें एयर तो थी नहीं, हमने तो इसमें सलाइन फिल कर दिया था लंग्स में। तो जब सलाइन फिल कर दिया था तो एयर तो थी ही नहीं, वाटर तो था ही नहीं, सिर्फ सलाइन थी। तो सलाइन की वजह से इसके जो आपस में जो इनके मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन थी, कोलैप्सिंग फोर्स थी, वो रही ही नहीं है, जिसकी वजह से सलाइन फिल पे -2 पे हमने इजीली 0.25 का लंग्स वॉल्यूम अचीव कर लिया है। ओके, अब हम इस ग्राफ को देखें। ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये है नॉर्मल कंप्लायंस। हम कितना प्रेशर अप्लाई करें कि हमें नॉर्मल कंप्लायंस मिल जाएगा? ठीक है, हमने -10 का प्रेशर अप्लाई किया है, तो हमें जो नॉर्मल कंप्लायंस अचीव हुआ है 2 पर अचीव हुआ है। ठीक है, इसी तरह जब ये लाइन देखे बढ़ गई है तो अब हम कितना प्रेशर अप्लाई करें कि हमें कंप्लायंस इंक्रीज होगा? अब हमने जो प्रेशर अप्लाई किया है वो है -2.5 का प्रेशर अप्लाई किया है, तब जाके हमें लंग्स का कंप्लायंस 2 अचीव हुआ है। तो कंप्लायंस क्या हुआ है? इंक्रीज हो गया है। ठीक है, जैसे ही नॉर्मल से ज़्यादा कंप्लायंस इंक्रीज हुआ है तो एम्फीसीमा हो गया है।
ओके, अब हम आगे इस नीचे वाली डायग्राम में देखें, ये जो जा रही है, तो इसमें हमने कितना प्रेशर अप्लाई करेंगे, इसमें हमने 20 का -20 का प्रेशर अप्लाई किया, बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया, तब जाके हमें लंग्स का वॉल्यूम 2 अचीव हुआ है। ठीक है, इसी तरह जितना नेगेटिव होता जाएगा कंप्लायंस भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये -20 पे पहुंच गया तो कंप्लायंस डिक्रीज हो गया, जितना पॉजिटिव साइड पे आएगा कंप्लायंस उतना इंक्रीज होगा। नॉर्मल से कंप्लायंस डिक्रीज होगा तो फाइब्रोसिस होगा। ओके।